प्रिय छात्रों, आपको किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए स्मार्ट तरीके से सोचना है, स्मार्ट तरीके से प्रश्नों को हल करना है। रटने से कुछ नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको किसी परीक्षा में सेलेक्ट होना है तो आप हमारे वीडियो देखें और स्मार्ट बनें। और पहला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और हमारे पुराने वीडियो देखें। हर विषय के कुछ 5 वीडियो हैं और आप टॉप करें। बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं। जो बातें करनी थी हमने पहले वीडियो में बातें कर ली, अब चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, आपकी इस परीक्षा में अलंकार बहुत पूछे जाते हैं। अलंकार पर आपका प्रश्न आता ही रहता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिंदी आती है उसमें अलंकार ना पूछा जाए। अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। किसकी शोभा बढ़ाने वाले? काव्य। अब काव्य क्या होता है? काव्य माने होती है कविता। जो आप गाते हो, गाना गाते हो, वो क्या है? वो भी एक कविता है, गाना है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार कहते हैं। इसको संस्कृत में कहा गया है अलम करोति इति अलंकारा। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस तरीके से नारी की शोभा आभूषणों से होती है, जो नारी मतलब महिलाएं होती हैं वो अच्छे से आभूषण पहने हैं और अच्छे कपड़े पहने हैं तो वो और ज़्यादा सुंदर लगती है। उसी प्रकार कविता में अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वो कविता आपको देखने में, सुनने में अच्छी लगेगी। हमको जानना है अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो देखिए, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, कोई भी टीचर हो हिंदी पढ़ाने वाला, अगर हिंदी अच्छी आती है तो कोई भी सब्जेक्ट आपको कठिन नहीं लगेगा। दुनिया का हर सब्जेक्ट आपको सरल लगेगा यदि आप को हिंदी अच्छे से आती है। अनुप्रास, अनु का मतलब क्या है? अनु का मतलब होता है बार बार या बाद में। बाद में आने वाला शब्द। ध्यान देते हैं ना, शब्द कहें या वर्ण कहें, ठीक है। यहां अपन वर्ण लिख देते हैं। और प्रास माने होता है बार बार आने का प्रयास। अपन बोलते हैं ना प्रयास करना, कोई असफलता मिल जाए तो प्रयास करो, तो प्रास माना होता है बार बार। आपने सुना होगा कि च्यवनप्राश। च्यवनप्राश ऐसी गोली नहीं है कि आपने बुखारी गोली 2 खाई, बुखार ठीक हो गया। च्यवनप्राश माने पूरी सर्दियों भर खाया जाता है या पूरी साल भर, पूरी जिंदगी भर खाया जाता है, तब ही आपको च्यवनप्राश फायदा करता है। जैसे कि डाबर का होता है, विभिन्न कंपनियों के होते हैं। तो कहने का मतलब है, प्राश का मतलब है बार बार। अब इसकी जो परिभाषा है और इसके जो उदाहरण हैं, ये दोनों ही परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक, परिभाषा क्या है? एक उदाहरण हम लिख देते हैं आपको और बाकी के उदाहरण आपको समझ में आ जाएंगे। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। परिभाषा में आपको याद करना है, जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर उस काव्य में अनुप्रास अलंकार होता है। परीक्षा में एक कोई ऐसा वाक्य लिख देंगे और 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ का तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, वहु, छाए। अब ता आया यहाँ पर भी ता आया, यहाँ भी ता आया, यहाँ ता आया, यहाँ ता आया। तो इस तरीके से यदि कोई आपको
एक लाइन मिले उसमें वर्ण जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं। जो आपके स्वर हैं 11, जो व्यंजन हैं 33, वही वर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पर कई बार आ रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप उदाहरण रट नहीं पाओगे, कहाँ तक रटोगे। आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है कि सर ने बताया कि अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होगा जब कोई भी वर्ण बार बार आए। जैसे उदाहरण बात करते हैं और देखते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चमचे से चटनी चटाई। चा बार बार आया। दूसरा है कक्का ने कक्को के कानन में कह दी थी करतार के कुआ पे करे करेला करैया में करके रख दियो। काका बार बार आया। लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो इस तरीके से आपको बार बार वर्ण मिलें तो वहाँ आपको अनुप्रास अलंकार सही करना है। बस इतना सही आपको याद रखना है कि बार बार वर्ण आए एक जैसे तो वहाँ अनुप्रास अलंकार अपन को सही करना है। इसके अलावा उदाहरण जो है नहीं रट पाओगे, हजारों लाखों उदाहरण है। ठीक है। दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार, अब इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है। इसके भी हजारों लाखों उदाहरण हैं। जब कभी शब्दों के बीच में आपको डैश दिखाई देवे ऐसा, वहां पर आपका यमक अलंकार। जैसे कि उदम नहीं वीडियो बना लेंगे मैं। कनक कनक तय सोगनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। यदि धतूरा को कोई व्यक्ति खा लेता है नशा करने के लिए तो वह भी पागल हो जाता है। एक का अर्थ है सोना, माने किसी को सोना ज़्यादा मिल जाए तो वो भी पागल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अब इस सोना का करें क्या। घर पर रखें, कोई कह दे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। बाज़ार में बेचने जाए तो सुनार पर बाद में पुलिस लगा देगी, या सोना उसके घर से चोरों को भेज करके वो जो भी हो करेगा। तो मानो एक तरह का वो दिन भर सोचेगा वो क्या करें। तो कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिका या खाए बोराए जब बाप आए बोराए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है। इस तरीके से आपको डैश मिलेगा दो शब्दों के बीच में, वहाँ आपको यमक अलंकार आंसर सही करना है। सबसे अच्छी ट्रिक यही है। अब है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो हमेशा एक ही पूछा जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गई ना उबरे मोती मानुस चून। एक फेमस उदाहरण हमेशा यही आता है, यही आएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पानी का अर्थ इज्जत से है। किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया, उसकी इज्जत एक बार चली जाती है, दोबारा लौट के नहीं आती। पानी का यहाँ पर 3 प्रकार से अर्थ है। मोतियों से, एक मोती जैसे पानी की जो बूंदें होती हैं मोतियों जैसे चमकती हैं। मानुस माने मनुष्य, और चून जो आटा होता है। घरों में मम्मी से पूछना, रोटियां बनाई जाती हैं तो ज़्यादा आटा, अगर जो आटा है आपका उसमें ज़्यादा पानी गिर जाता है तो वो गीला हो जाता है, मतलब कंगाली में आटा गीला। तो श्लेष अलंकार का यही उदाहरण हमेशा आता है। तो अन्य हम बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप हमारे से अभी 5 वीडियो देख लें और इस परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक पाएँ हिंदी में। ठीक है। अपने जो 5 वीडियो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अगला अपन वीडियो लाएंगे। अब बात करते हैं, शब्द अलंकार बता दिया, अब बताते हैं अर्थ अलंकार। उसके कौन कौन से प्रकार हैं
एक है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। जब बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें होती हैं, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आपका होता है। अब इसमें यहाँ दूसरा वो पूछते हैं आपसे, देखो एक इम्पोर्टेंट ये हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका उपमा, एक उत्प्रेक्षा। यहाँ पर ध्यान देना, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके, ये वेरी वेरी मोस्ट है। उपमा और उत्प्रेक्षा। समस्या है कि उपमा और उत्प्रेक्षा एक जैसे लगते हैं, तो वो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर वाला जो है हर साल यही देता रहता है। उपमा, जब आप किसी से किसी की तुलना करें, जिस शब्द से, कोई भी शब्द हो सकता है, वहां पर आपको उपमा अलंकार सही करना। तुम सा, ऐसा गाना है, तुम सा नहीं देखा, तुम सा, यहाँ सा शब्द आया। तुम सी नहीं देखी, अब सुंदर भी हो सकती, होशियार भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ सा आया, यहाँ सी आया। हजारों लाख उदाहरण, एक दिन में एक अलंकार नहीं निपट पाएगा, लेकिन देखो कितनी सरल तरीके से इस छोटी सी वीडियो में पूरे अलंकार आपको हम समाप्त करवा रहे हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। एक गाना सुना होगा आपने, फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा, तो सा देखिए यहाँ आ गया, सी आ गया, माने तुलना वाले शब्द हैं। चांद सा चेहरा तेरा, तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप कोई भी किताब उठा करके देख लो, कोई भी किताब, कम से कम 100 उदाहरण देख लो, यही शब्द मिलेगा। सम्माने भी क्या होता है? समान। आपको यहाँ पर समान देखने को मिल जाएगा, या सा देखने को मिल जाएगा, या सी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको उपमा अलंकार लगाना है जब किसी से किसी की तुलना की जा रही हो। उत्प्रेक्षा देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? जब कभी किसी वाक्य में, कविता के वाक्य में, काव्य के वाक्य में जानू शब्द आ जाए, मानो आ जाए, माने जनहूं और मनहूं, जानू या मानो शब्द आ जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यही इसकी पहचान, जानू मानो, जनू जानो मनु मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। ठीक, जनहूं और मनहूं, जनू आ जाए, क्योंकि काव्य में क्या है कि जब कविता कोई कवि करता है तो सुंदर बनाने के लिए कुछ अपने गांव के शब्द हैं, आम बोलचाल के शब्द हैं, उनको उसमें लगा देता है कविता में। तो जानो मानो और जनहूं मनहूं ये शब्द आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने को मिलेंगे। अब कहो सर इनके उदाहरण कौन से हैं? तो इनके उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारे पास हैं तो बता रहे हैं। कि उसमें नहीं मिला हमें। तुम मानो तो इतनी सुंदर लग रही हो, मैंने जाना कि ऐश्वर्या राय यहाँ कैसे आ गए। तुम मानो तो, तुम ऐसे लग रहे थे कि अजय देवगन खड़े हों। ठीक, अब किसने कहा अच्छा तुमने, अपन ऐसे खड़े हैं, पीछे से कोई आ जाए, क्यों अजय देवगन, ऐसे प्यार से कोई बोले, सर बोले, तो कोई दूसरा निकाल आया तो क्या अपन कहेंगे तुम क्या जान रहे थे कि हम मैं कौन हूँ। तो वाक्य में जानो या मानो शब्द आ जाए, वहाँ आपको उत्प्रेक्षा अलंकार उत्तर करना है। अब ऐसे हजारों उदाहरण,
10 पन्ने में भी नहीं बनेंगे उदाहरण, लेकिन देखो ट्रिक्स कितनी सरल है कि ये सब देखने हैं आपको उस काव्य में। इसके बाद देखो हम आपको क्वेश्चन आंसर भी समझाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर हज़ारों हो जाएंगे, लेकिन आप हमारे कुछ 5 वीडियो देख लोगे, उसके बाद आप वीडियो देखना, प्रश्नों की एक भी प्रश्न आपसे बच के जा नहीं सकता, एक भी प्रश्न आपसे बच के नहीं जा सकता है। ठीक है, तो माने ऐसा लग रहा है कि वहाँ हमारे अरविंद सर, चलो उनसे पूछते हैं सर क्या ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो माने संभावना भी व्यक्त की जा रही है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार सही कर देंगे। और जब वो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओटी टाइप के, तो एक भी क्वेश्चन आपसे आउट नहीं होगा। इसके बाद जब अपने 5 वीडियो हो जाएंगे तो हम आपको क्वेश्चन ओटी टाइप के सॉल्व करवाएंगे, फिर देखना कि हमने जो बात कही थी वो हमने गलत कही थी या सही कही थी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, फिर वीडियो समाप्त कर देंगे अपन। महत्वपूर्ण कवि, महत्वपूर्ण कवि एवं पुरुष होते हैं उन्हें कवि कहते हैं, जो महिलाएं होती हैं उन्हें कहते हैं कवयित्री। ना जाने कितनी बार तुमसे पाला पड़ा है। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ये पूछ लेते हैं कि कवि तो होते हैं पुरुष, महिलाएं होती हैं कवयित्री, तो कवयित्री कैसे लिखा जाता है? इन मात्राओं को वो इधर लगा देंगे, उधर लगा देंगे, फलाने ठिकाने कर देते हैं, तो कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखें। तो पहले कवि की बात करते हैं हम, किसके बारे में? मुंशी प्रेमचंद। इनकी एक रचना पूछी जाती है जो कि काफ़ी फेमस है, निर्मला। कौन सी है? निर्मला। ठीक है, अब जो निर्मला रचना है किसने लिखी है? प्रेमचंद ने। याद कैसे रखोगे? अपन ने कहा कि भाई साहब सभी को निर्मल प्रेम करना चाहिए, माने इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निर्मल प्रेम होना चाहिए। तो निर्मला किसकी रचना है? प्रेमचंद की। तो ये इस तरीके की ट्रिक्स है, इससे आप भूलोगे नहीं। दूसरी हम बात कर लेते हैं, भारतीय आत्मा के कवि कौन है? भारतीय आत्मा, तो भारतीय आत्मा के कवि कहलाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन से? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा के कवि कहलाते हैं। इसके बाद हैं अपने फिर हैं अगले आपके कवि हैं केशव दास। तो केशव दास जो हैं ओरछा के रहने वाले हैं और इन्हें कहते हैं कठिन काव्य के प्रेत। इसका मतलब ये है कठिन काव्य के प्रेत। तो कठिन काव्य के प्रेत का ये मतलब है कि कठिन से कठिन कविताओं पर जिसने पकड़ हासिल की है उन कवि का नाम है केशव दास। अब हैं आपके सुमित्रानंदन पंत। अब हैं आपके सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। कैसे? सुकुमार माने कोमल। इन्हें प्रकृति के
सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कैसे याद रखोगे? सु यहाँ लिखा है और सु यहाँ लिखा है। सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अब कवियत्री के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मीरा जी हैं, कहाँ की हैं पूछ लेते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। तो रा से याद रखो राजस्थान। तो मीरा राजस्थान की रहने वाली हैं और यह दाम्पत्य भाव की रचनाएं करती थीं। तो मीरा कहाँ की हैं? राजस्थान की। ये दाम्पत्य भाव की हैं। तो इस तरीके से जो है कि हमने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। तो वीडियो देखते रहें। कुल मिलाकर के 5 वीडियो हैं और इस परीक्षा में आप टॉप करें और पूरे अंक प्राप्त करें।